एक रास्ता है जिंदगी, थम गए तो कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम शुरू करते हैं। आज उपग्रह चंद्रमा हमें पढ़ना है और बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा को ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, इसलिए जरूरी है इसके बारे में जानना। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, थोड़ा इस टॉपिक में मैं जोकी जोकी सा लग रहा हूँ, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अध्ययन। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेलोनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को ही कहा जाता है। चंद्रमा पर एक धूल का मैदान है, चंद्रमा पर एक धूल का मैदान है, उसे कहा जाता है शांति सागर। क्या कहा जाता है उसे? शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का हिस्सा है, तो पृथ्वी जितना ही ये पुराना है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म मिलेंगे। इसी कारण से यहाँ इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फिर अगला दिया है लीबनिट्ज़ पर्वत। ध्यान रखना, चंद्रमा पर एक पर्वत है, जैसे हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है ना, ऐसे ही चंद्रमा पर क्या है? लीबनिट्ज़ पर्वत है, जो चंद्रमा का बहुत प्रमुख और बड़ा पर्वत है। जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर क्या है? लीबनिट्ज़ पर्वत है। ध्यान रखना, आप पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 57% भाग को ही यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमें इसका भाग नहीं दिखता है, बाकी इसके अंधेरे में, इस जो हिस्सा है वो इसका अंधेरे में रहता है। इसके बाद अगला, परिक्रमा पृथ्वी की। ध्यान रखना, सारे ग्रह कर रहे थे किसकी? सूर्य की। जब अपन ग्रह पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, ग्रह कर रहे थे किसकी? सूर्य की। लेकिन चंद्रमा किसकी करेगा? पृथ्वी की। तो वो कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटे चंद्रमा को वक्त लगता है पृथ्वी की परिक्रमा करने में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला जो आप कहेगा, पृथ्वी जितना पुराना है, जब क्या होगा? यूएसए ने, इस देश ने अपना मिशन भेजा चंद्रमा पे, अपोलो। ठीक है, तो वहां पे जो धूल लाई गई, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे नील साहब, उन धूल लाई, तो उस धूल से अंदाजा लगा गया कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी जितना ही पुराना है। ध्यान रखना। इसके बाद अब देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, सुपरमून। सुपरमून आप अक्सर सुनते होंगे। सुपरमून वो स्थिति है जब पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक चंद्रमा होता है। सुपरमून क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, सुपरमून जब कोई कहते, तो सिंपल याद रखना कि ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक था। इसे एक नाम से और जाना जाता है, पेरिजी फुल मून। पेरिजी फुल मून। ऐसी स्थिति में होता क्या है? सुपरमून की स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा और 30% हमें चमकीला दिखाई देता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरमून कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक नाम और सुना होगा, ब्लू मून। ब्लू मून सिंपल सा मतलब यह है, ऐसी स्थिति जब एक माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, तो दूसरी पूर्णिमा जो होगी उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। देखो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं वापस। अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, वहां पर एक धूल का मैदान है, उसे कहते हैं शांति सागर। चंद्रमा पर बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं जीवाश्म ग्रह। यहाँ पर एक पर्वत है, माउंट एवरेस्ट की तरह है ना, बेहतरीन पर्वत है, जिसे कहा जाता है लीबनिट्ज़ पर्वत। क्लियर। इसके बाद 57% इसका भाग हम देख सकते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसको 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, और हमने इधर बताया कि पृथ्वी जितना पुराना है, अपोलो मिशन के द्वारा पता चला। पृथ्वी के जब नजदीक होता है उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून। उस स्थिति में क्या होता है? 14% बड़ा, 30% हमें चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून उस स्थिति को कहते हैं जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा पड़ती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा उपग्रह था। वैसे अलग अलग ग्रह के बहुत सारे उपग्रह, हम उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे मंगल का थीबोस है, हमने ऐसे देखा था, फोबोस है, हमने वो देखा, वो नहीं पढ़ना है। लेकिन इसका जरूरी था, क्योंकि चंद्रमा हमारा है। आपने देखा होगा, इसके लिए अलग अलग अभियान भेजे जाते हैं, सरकारें लगातार इस पर काम कर रही है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि अगर पृथ्वी का वातावरण बिगड़ता है, तो अगली हमारे पास जो उम्मीद है वो क्या है? चंद्रमा ही है। इसलिए हम इसके लिए लगातार अभियान भेजते हैं। नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, और बताओ कि कैसा लगा आपको आज का क्लास। जय हिंद। आगे अभी ध्यान रखें, अभी और भी इसमें, अभी हम जो सौर मंडल से संबंधित अभी और भी कुछ शब्दावलियां जो आपको कंटिन्यू आगे क्लास में मिलेंगी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा था चंद्रमा। हमने किसको देखा था? चंद्रमा को देखा, उसका थोड़ा बहुत डेटा जाना, उसके बाद हमने इसको खत्म किया। अब हम सौर मंडल के कुछ वर्ड पढ़ेंगे। किसके? सौर मंडल के कुछ हम शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? सौर मंडल के कुछ हम ऐसे शब्द देखेंगे जो पुछल्ले शब्द हैं, जो बहुत फेमस है, जो प्रचलित है। ठीक है, या कह सकते हैं सौर मंडल की शब्दावली, हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला जो आपका देखने जा रहे हैं वो है रेड शिफ्ट। क्या है? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे?
ब्रह्मांड का लगातार विस्तारित होना क्या कहलाता है? रेड शिफ्ट। जैसे देखो, आज से 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड कैसा था? ऐसा था, ठीक है, हमने स्थिति देखी। अब हम बात करते हैं 2024 की। अब ब्रह्मांड कैसा हो गया? ऐसा। क्लियर? तो इसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? रेड शिफ्ट कहा जाएगा। मतलब पहले ऐसा था, अब हमने देखा तो ब्रह्मांड ऐसा हो गया, मतलब ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है। इसी स्थिति को क्या कहा गया? रेड शिफ्ट कहा गया। ठीक है, चलिए इसे हम खत्म करते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, अगली शब्दावली देखते हैं। ठीक है, चलिए हाथ से मिटा दिया मैंने, ठीक है, कहाँ डस्टर ढूंढते फिर। अगला जो आपका है वो है निहारिका। क्या है? निहारिका। निहारिका सौर हमारे ब्रह्मांड का ऐसा स्थान जहां पर तारों का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, प्रश्न आएगा क्या आएगा? तारों का जन्म कहां होता है? तो निहारिका में। या आएगा निहारिका क्या है? तो आप बोलेंगे तारों के जन्म का स्थान, जहां पर तारों का जन्म होता है, तो निहारिका का मतलब है। ठीक है, एक शब्द, दो शब्दावली हो गई। तीसरी शब्दावली देखिए आप, ओरियन नेबुला। ये क्या है? ये हमारी हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला एवं कैसा हिस्सा है? शीतल। तो ओरियन नेबुला क्या है? हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है, ध्यान रखना। तो ओरियन नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल भाग को क्या, शीतल भाग जो तारों का एक ऐसा समूह है, उसे क्या कहा जा रहा है? ओरियन नेबुला कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला शब्दावली हम देखते हैं। अगला शब्दावली जो हमारी है वो है जियोसेंट्रिक। क्या है आपकी? जियोसेंट्रिक। हमारी जो अगली शब्दावली है वो है जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। ये बहुत फेमस वर्ड है, मैं बता देता हूं। जियोसेंट्रिक सिद्धांत ये कहता है, थ्योरी भी कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये कहता है कि पृथ्वी क्या है? केंद्र में है और सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और सारी चीजें क्या कर रहे हैं? उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये सिद्धांत दिया किसने था? किसने दिया था? टॉल्मी ने। किसने दिया था? टॉल्मी ने। लेकिन ये सिद्धांत इतना वैलिड नहीं माना गया, इतना वैलिड नहीं माना गया। अगला सिद्धांत आया जिसे कहा गया हेलियोसेंट्रिक। इसमें कहा गया कि सूर्य केंद्र में है और सारे जो ग्रह, जो पिंड है, जो आकाशीय पिंड है, वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इस सिद्धांत दिया था कॉपरनिकस ने, जिसे क्या माना गया है? सही माना गया। ध्यान रखना, सवाल क्या आएगा कि सूर्य किस थ्योरी के अनुसार केंद्र में है? तो हेलियोसेंट्रिक। पृथ्वी किस थ्योरी के अनुसार केंद्र में है? तो जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक किसने दिया? टॉल्मी ने। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक किसने दिया? कॉपरनिकस ने। ये दो शब्दावली थी सौरमंडल से संबंधित। ठीक है, चलिए हम अगला शब्दावली पर डिस्कस करते हैं। हमारी जो अगली शब्दावली है वो क्या है आपकी? क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह। देखो, हम जब क्रम से ग्रह पढ़ रहे थे तो हम बता नहीं रहा हूं, आप मैं बता देता हूं। मंगल और एक ग्रह है बृहस्पति, इनके बीच कुछ ऐसी छोटे छोटे से ग्रह पाए जाते हैं, एक बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, ये मंगल है और बृहस्पति, इनके बीच कुछ ऐसे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, एक शब्दावली ये भी कंप्लीट हुई। चलिए अगली शब्दावली पर बातचीत करते हैं। उल्का पिंड, ये आपने अक्सर सुना होगा। उल्का पिंड क्या है साहब? उल्का पिंड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये आपके ब्रह्मांड में धूल के कण। क्या है? ये धूल के कण है, छोटे छोटे कण है, लेकिन जब पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी तुलना में काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर कहा जाए सरल भाषा में, क्या है? धूल के कण है, जो क्या होता है आपके क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े जाते हैं कुछ कण, तो ये धूल के कण है, उल्का पिंड। तो एक अगली शब्दावली भी कंप्लीट हुई। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। अगला देखिए आप, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है साहब? प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? ध्यान रखना, पृथ्वी
के पास सूर्य के बाद जो अगर निकट का तारा है दूसरा, तो वो कौन सा है? पहली बात, प्रोक्सीमा क्या है? प्रोक्सीमा सेंचुरी क्या है? एक तारा है, ध्यान रखना। हमारी पृथ्वी के पास किसके बाद? सूर्य के बाद यदि हमें किसी का प्रकाश मिलने की संभावना है तो वो किस तारे की है? प्रोक्सीमा सेंचुरी की है। अगर मान लो कल के दिन सूर्य खत्म हो जाए, सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाए, ठीक है, तो हमें किससे प्रकाश मिलने की उम्मीद है? वो है आपकी प्रोक्सीमा सेंचुरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोक्सीमा सेंचुरी क्या है? एक तारा है, या कह सकते हैं पृथ्वी के दूसरा नजदीक तारा, पृथ्वी के पास का दूसरा नजदीक तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है। ठीक है, क्लियर, याद रखना। आगे बढ़े, चलिए अगली शब्दावली देखिए, अगली शब्दावली देखिए, अगली शब्दावली देखिए, धूमकेतु। क्या है? धूमकेतु, ये भी सुना होगा आपने, धूम केतु। ये क्या है? ये आपके ब्रह्मांडीय आकाश गंगा में कह सकते हैं कुछ क्या है, एक चमकीले टाइप का एक ऐसे 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 पूंछ होती है। क्या होती है? एक पूंछ होती है। इसी को क्या कहा जा रहा है? धूमकेतु कहा जा रहा है। ठीक है, ये कुछ कण है, ये कुछ कण है जो कैसे चमकीले से होंगे। ठीक है, जो आपके दिखाई दे रहे होंगे, पूंछ के समान दिखाई दे रहे होंगे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? धूमकेतु कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपका सौर मंडल अब पूर्णतः क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने ग्रह पढ़ लिए थे सारे। इसके बाद हमने चंद्रमा को देख लिया जो हमारा अपना उपग्रह था। इसके बाद हमने सौर मंडल से संबंधित कुछ शब्दावलियां थी, हमने उन पर भी विचार कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा सौर मंडल क्या हो गया? पूर्णतः खत्म हो गया। ध्यान रखना, अभी तक हम सौर मंडल पढ़ रहे थे, अभी हम पृथ्वी पर नहीं उतरे, अभी हम पृथ्वी पर नहीं उतरे। अब हम जब अगली क्लास ज्योग्राफी लेंगे तो अब हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की बात करेंगे। अभी तक क्या हुआ? हमने पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह जो थे ना, अन्य ग्रह जो थे, हमने उसकी भी बातचीत की। हमने क्या हुआ? उसकी भी बातचीत की। लेकिन अब अगली जो क्लास होगी केवल और केवल पृथ्वी पर हम उतर आएंगे। अब पृथ्वी की बातचीत करेंगे, पृथ्वी का आकार कैसा है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।